नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। पिछले सेशन में अपन ने जो व्रत का जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक पर क्वेश्चंस सोल्व कर रहे थे। उन क्वेश्चंस के साथ बहुत सारी अपने शॉर्ट ट्रिक भी देखी है, क्वेश्चंस को सोल्व करना भी देखा है अपन ने। तो देखिए, मैथमेटिक्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। उनके जो बेसिक फंडामेंटल है ना वो आपको तैयार रखने हैं। और किसी भी क्वेश्चन को यदि आप शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करें तो उसके बेसिक फंडामेंटल आपको तैयार रखने हैं। बेसिक फंडामेंटल तैयार होने के बाद ही आप ट्रिक को तैयार कर सकते हो, अन्यथा एक तरह से वो ट्रिक रटना हो जाएगी। इसलिए आप है ना बार बार प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक अपने प्रैक्टिस पे फोकस करें, ताकि आपको ना सब्जेक्ट पे काफी मजबूती मिलेगी। आज के सेशन में देखिए, आगे थ्योरी का टॉपिक लेते हैं। उस थ्योरी के टॉपिक में टॉपिक होगा अपना अभिलंब निकालना। अभिलंब के बाद देखते हैं आगे का टॉपिक। तो इसमें देखिए अभिलंब होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो अभिलंब में क्या होता है कि जैसे अपने पास एक सर्किल बन गया भाई, ये लीजिए, ये सर्कल बन गया भाई अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब इस सर्किल में जैसे ये क्या आ गया, इसका सेंटर आ गया, परिधि आ गई भाई यहाँ पर, सॉरी सॉरी सेंटर आ गया। और ये क्या हो गई, इस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई भाई यहाँ पर, ये लीजिए ए बी क्या बन गई, स्पर्श रेखा हो गई भाई यहाँ पर। और ये बिंदु P हो गया, इस P के निर्देशांक आ गए आपके क्या, x1 y1 आ गए। और केंद्र का निर्देशांक -g और -f हो गया। अब यदि इस केंद्र O को यदि इससे मिला देंगे तो ये जो OP है ना, ये OP क्या कहलाएगा, AB का अभिलंब कहलाएगा, या इस वृत्त का अभिलंब कहलाएगा भी। तो अभिलंब होता क्या, देखिए अभिलंब यहां पर, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल। देखिए, तो पहले तो अभिलंब को समझिए, फिर इस अभिलंब का समीकरण देखेंगे भाई यहाँ पर इक्वेशन कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अपने पास वृत्त होगा, उस वृत्त का सेंटर ये बन गया और ये इसकी स्पर्शरेखा हो गई और ये अभिलंब हो गया। तो इस अभिलंब का समीकरण चाहिए अपने को यहाँ पर, इस अभिलंब का समीकरण चाहिए भाई यहाँ पर। इस अभिलंब का समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये अभिलंब कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, इस x1 y1 से पास हो रहा है। अभिलंब किसे बोलेंगे कि यदि कोई वृत्त है अपने पास में, इस वृत्त की स्पर्श रेखा पर यदि सेंटर से कोई लंबवत दूरी खींचेंगे, यानी कोई भी स्पर्श रेखा पर यदि ये जो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या इसके लंबवत होती है, इस लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं यहाँ पर। इस लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं भाई यहाँ पर। तो इस अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये कहां से हो रहा है वृत्त, तो क्या अपना वृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। बिंदु P जो दे रखा है, बिंदु P के निर्देशांक है x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब का समीकरण यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या होता है, अभिलंब का समीकरण यहां से ये जो दो बिंदुओं से पास हो रही है भाई यहां पर ये, तो इसका समीकरण क्या बनेगा, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये दो बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है भाई। अब ये तो इस बिंदु से पास हो रही है, तो ये तो बिंदु के निर्देशांक आ गए। यहां पर इसकी क्या निकालेंगे, अपन प्रवणता निकालेंगे। तो क्या बन गया, y माइनस वाई वन, जैसे इसको बोल दूं मैं x1 y1, तो ये x2 y2, तो बन गया माइनस एफ माइनस वाई वन और माइनस जी और माइनस का x1 और x माइनस x1 बन गया भाई यहां पर। अब यदि इसमें से यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो y माइनस वाई वन माइनस ये क्या बन गया, y1 प्लस एफ बन गया, नीचे माइनस कॉमन आ गया, x1 प्लस जी बन गया, और यहां लिख दिया मैंने x माइनस x1, ये वैल्यू कैंसिल, y माइनस वाई वन प्लस एफ और x1 प्लस जी एंड x माइनस x1। ये जो समीकरण प्राप्त होती है ना, इस समीकरण बोलेंगे अभिलंब का समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अपन ने स्पर्शरेखा के समीकरण बनाना सीख गए, स्पर्शरेखा की लंबाई निकालना ज्ञात हो गया, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालना सीख गए यहां पर। अब ये जो स्पर्शरेखा से ये जो डिस्टेंस है ये आर के इक्वल हो गई यहां पर।
अब ये टच हो रही है, तो यहां पर अपन इसे कंडीशन पढ़ी थी कि क्या, कि ये जो ए स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, कोई सरल रेखा यदि वर्त को स्पर्श करती है तो स्पर्शता का प्रतिबंध आया था अपने पास ये वाला, ठीक है। तो यहां से स्पर्श करिए तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इस ए बी के ऊपर अभिलंब कहलाएगा, और इस अभिलंब का समीकरण क्या बन जाएगा अपने पास है, ये वाला बन जाएगा। अब यदि ये जो सर्किल है, इस सर्किल है या वृत्त है ना, उसके केंद्र के निर्देशांक यदि अपने पास 0 आ जाए तो क्या होगा वो देखते हैं। देखिए इधर अपने यहां पर देखिए, जैसे केंद्र के निर्देशांक के लिए आप ना यहां ले लिया, ठीक है भी, ये लीजिए भाई, जैसे मैं एक सर्कल खींचता हूं भाई, यहां से ये ली, ये मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल खींच दिया भाई, ठीक है। अब यदि ये वृत्त का केंद्र, जैसे मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से, ये वृत्त का केंद्र क्या आ गया, मूल बिंदु पे आ गया भाई यहां पर ऐसे, तो उस केस में यह विलंब का समीकरण क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए ये क्या आ गया अपने पास, यहां पर इसकी स्पर्श रेखा हो गई ये वाली ए बी, ये क्या बनेगी, इसकी स्पर्श रेखा होगी। जब केंद्र मूल बिंदु पर होता है उस केस में यह विलंब जो अपने पास P है, इसका समीकरण क्या बनेगा ये देखेंगे, तो लिखेंगे क्या, उसमें नोट या केस लिखेंगे, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर हो तो वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण, वो समीकरण क्या बनता है, एक्स एक्स वन वाई वाई वन और ए स्क्वायर, ये स्पर्श रेखा का समीकरण है भाई यहां पर, ये लीजिए। अब इस स्पर्श रेखा के ऊपर ये क्या हो गया भाई, लंबवत है, इन दोनों की जो प्रवणताएं होंगी ना, वो प्रवणताएं क्या होंगी, m1 गुणा m2 बराबर क्या होगा, -1 के इक्वल। तो मैं इस रेखा की प्रवणता निकालता हूं, ए बी की प्रवणता, तो क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन माइनस एक्स एक्स वन प्लस ए स्क्वायर, y इज इक्वल क्या आ गया, x1 x अपॉन वाई वन, और ए स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, y1, इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं यदि इसकी तुलना करूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है ना, ये क्या कहलाएगा, m की वैल्यू कहलाएगी। तो ये -x1 अपॉन y1 ये कहलाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या बन गई, इसको आप m1 बोल सकते हो, -x1 अपॉन y1, यहां पर y1, ये तो हो गई। अब मैं बोलूं इस OP की प्रवणता, OP क्या लंबवत है, तो लिखे यहां पर क्या, OP की प्रवणता क्या हो जाएगी, वो कहलाएगी m2, तो -1 अपॉन m1 फॉर्मूला बनेगा, -1 अपॉन -x1 बटे में y1, तो क्या आ जाएगा, y1 बटा x1, ये आ जाएगी क्या, इस OP की प्रवणता आ गई भाई अपने पास यहां पर, और ये निर्देशांक अपने पास क्या है, x1 है, y1 यहां पर। अब इस बिंदु से पास होने वाला जो समीकरण होगा, वो समीकरण क्या कहलाएगा, वृत्त का अभिलंब कहलाएगा। कौन सी कंडीशन में कहलाएगा, जब उसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु पर स्थित होगा। तो लिखेंगे अभिलंब OP का समीकरण, तो क्या होगा, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1 भाई यहां पर। तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो आ गई अपने पास प्रवणता, x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी, क्यों, मूल बिंदु का वृत्त है। तो मैं लिखूंगा y माइनस 0, या लिखूंगा y1 बटा x1 एंड x माइनस 0, तो क्या बच गया, y बराबर y1 बटा x1, और यहां बच गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप क्या लिख सकते हो, x1y बराबर xy1, ये जो समीकरण कहलाएगी, ये समीकरण कहलाएगी अभिलंब की समीकरण कहलाएगी। कौन सी कंडीशन में, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है, उस केस में अभिलंब का समीकरण ये कहलाएगा। जैसे कोई वृत्त अपन खींच रहे हैं और इस वृत्त की स्पर्शरेखा का समीकरण अलग बनता है, x x1 y1 1 वाला, और यदि वृत्त का
केंद्र मूल बिंदु पे आता है तो उस केस में अभिलंब, अब जो अपनी स्पर्शरेखा है ना ऐसी बनती है, तो सेम ऐसे ही अभिलंब के भी दो समीकरण होंगे। जब केंद्र मूल बिंदु पे होता है उस केस में अभिलंब अपने पास है ये वाला बनेगा, और जब केंद्र मूल बिंदु पे नहीं होता तो इसमें अभिलंब का समीकरण है वो वाला बनेगा। ये कहलाएगा अभिलंब और अभिलंब के समीकरण कहलाएंगे यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद में आगे का टॉपिक क्या है भाई, यहाँ पर आगे का टॉपिक देखते हैं क्या, कि दो लाइन, दो सरल रेखा और वृत्त के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। यहाँ पर दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं, रेखाएं व वृत्त। देखे, टू लाइन एंड सर्किल, एंड सर्कल, ये क्या होता है, ये वाला टॉपिक देखिए। इसमें क्या होगा, एक तो वृत्त होगा और दो सरल रेखाएं। अभी जितने भी सारे डिस्कस किए ना अपन यहां पर, उसमें एक सरल रेखा ऐसी भी हो सकती है, एक इसको काटने वाली हो सकती है, एक ये बिना काटने वाली ऐसी भी हो सकती है यहां पर। ठीक है, अब अपने पास यदि दो लाइन आ जाए, उस केस में वृत्त के सापेक्ष यदि दो लाइन हो, उस केस में सी कंडीशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं भाई अपन। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो दोनों लाइन है ना अलग अलग केस में हो सकती है। जब वो दोनों लाइन वृत्त के बाहर इस वृत्त के अंदर काटे तो पहली क्या होगी, पहली शर्त, केस फर्स्ट यहां पर, जब दोनों लाइन या दोनों रेखाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, करती हो तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपके पास एक वृत्त खींच दिया भाई, ये लीजिए, ये आ गया भाई यहां पर। ठीक है, अब दो लाइन खींचे आप ऐसे जो वृत्त की, ये क्या आ गया, इस वृत्त का सेंटर आ गया अभी। जैसे आपने एक लाइन आपने ऐसे खींच दी यहां पर, एक लाइन आपने ऐसे खींच दी, तो ये क्या बन गई, ए बी बन गई अपने पास, ये बन गई सी डी बन गई, सी डी। तो दो लाइन जो ए बी और सी डी, वो दोनों लाइनें क्या है, छेदन रेखा है। तो लिखेंगे क्या, ए बी व सी डी जब दोनों छेदन रेखाएं हो तो, रेखाएं हो तो यहां पर जब दोनों रेखाएं छेदन रेखाएं, ये दोनों छेदन रेखा अगर यहां पी पर काट रही है, इस केस में इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल पी सी इंटू पी डी का फॉर्मूला बनेगा। कब, जब वृत्त में, जब वृत्त और दो लाइनें एक दूसरे के सापेक्ष हो, यानी ये वृत्त के अंदर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद कर रही है। जब दोनों ए बी और सी डी क्या है भाई, ये वृत्तछेदन रेखाएं और वृत्त के अंदर काटती है, वृत्त के अंदर काटे, उस केस में ये वाला फॉर्मूला बनेगा। दूसरा केस क्या होगा, जब ये छेदन रेखाएं बार प्रतिच्छेद करें, तो केस सेकंड अपन देख लेते हैं। देखिए केस सेकंड क्या बनेगा, केस सेकंड यहां पर, जब दोनों सरल रेखाएं वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती हो तो, अब इसमें भी केस फर्स्ट क्या आ गया, ए वाला। जब देखिए पहले इसका आप डायग्राम देखिए, मैं यहां एक सर्किल बनाता हूं भाई, यहां पर ये लीजिए बन गया। अब जैसे मैं एक छेदन रेखा यूं ड्रॉ कर रहा हूं भाई, यहां पर ये लीजिए, ये तो क्या हो गई ए, ये क्या हो गई बी। दूसरी छेदन रेखा आपकी क्या बन गई, ये सी और ये डी, यहां पर पी पर काट रहे भाई, यहां पर ये क्या बनेगा, इसका केंद्र। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब ए बी व सी डी दोनों छेदन रेखा हो, छेदन रेखा हो जो बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं, बाहर काटती हैं। दूसरा केस था, जब ऐसा केस आता है उस केस में कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, पी ए, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या बनेगा, पी सी इंटू पी डी। ये फॉर्मूला बनता है भाई, यहां पर पी डी है ये,
PD यहां पर ऐसा बनेगा फॉर्मूला। क्या लिखा है, दोनों सरल रेखाएं वृत्त के बाहर काटती हैं, ठीक है, और बाहर काटे इसमें दोनों ये ए बी और जो सी डी है ना वो दोनों छेदन रेखा होनी चाहिए, उस केस में ये वाला बनेगा। दूसरा देखिए इसका क्या, बी वाला देखते हैं, जब ए बी छेदन रेखा हो गई, छेदन रेखा हो और सी डी एक स्पर्श रेखा हो, तो इस केस में क्या बनेगा वो देख लेते हैं। देखें यहां पर ये सर्किल बन गया, जैसे ए बी तो अपन ये खींच दी भाई, यहां पर ये लीजिए, ये तो ए ये बी, और दूसरी जो अपने पास में ना ये इसकी स्पर्शिका हो गई, यहां पर पी लिख सकता हूं, यहां पर टी कर दो तो ये ए बी, और यहां इसकी जगह क्या कर सकते हो आप, यहां पर पी टी कर सकते हो, ये लीजिए। तो ये क्या बन गया, पीटी। ए बी छेदन रेखा और पीटी एक स्पर्शरेखा हो, उस केस में क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, तो लिखेंगे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल पी टी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनेगा अभी यहां पर। तीसरा केस क्या बनता है इसका, तीसरा केस क्या बनेगा, जब ये वाली रेखा भी क्या हो स्पर्शरेखा और ये वाली भी रेखा भी क्या हो स्पर्शरेखा, वो इसका तीसरा केस बनेगा। तो देखिए तीसरे केस में लिखते क्या, जब सी वाला केस लिख देते हैं, जब पी ए एंड पी बी दोनों स्पर्श रेखाएं हो तो उस केस में देख लीजिए भी यहां पर ये सर्कल बन गया अपना, ये इसकी स्पर्शरेखा बन गई, ये इसकी स्पर्शरेखा बन गई, यहां पर पीर, यहां पर एर, यहां पर बी, ये बन गया। जब पी ए और पी बी दोनों स्पर्शरेखाएं हो उस केस में क्या बनेगा, तो इन दोनों की लंबाई पी ए बराबर पी बी, इन दोनों की लंबाई क्या होती है आपस में समान होती है। वापस देखिए एक बार और अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखे ये वृत्त था, अभिलंब अपने बार क्लियर हो गया, अभिलंब के दोनों कंडीशन क्लियर हो गई, मूल बिंदु पर और विदाउट मूल बिंदु पर, ठीक है। दूसरे वाला क्या था कि दो सरल रेखा यानी टू लाइन एंड सर्किल के बीच में क्या कंडीशन है, जब दोनों रेखाएं वृत्त के अंदर काटती हैं तो उस केस में क्या बनता है, तो ये जो ए बी और सी डी है ना ये दोनों छेदन रेखा है, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा भी, आपको ध्यान रखना है। और यदि इनमें से एक छेदन रेखा हो और एक तो ये छेदन रेखा और ये छेदन रेखा, ये दोनों वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, सरल रेखाएं बाहर काटती हैं, बाहर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए इंटू पी बी और पी सी इंटू पी डी का फॉर्मूला बनेगा। तीसरा देखिए इसका क्या, कि जब ए बी तो छेदन रेखा हो और पीटी क्या हो एक स्पर्शरेखा हो, ये तो ए बी छेदन रेखा हो गई और ये क्या हो गई पीटी स्पर्शरेखा हो गई, तो अपना क्या बन गया पी ए इंटू पी बी इज इक्वल क्या आ गया पीटी स्क्वायर बन गया। तीसरा केस क्या होता है इसका, कि जब ये दोनों ही पी ए और पी बी दोनों ही क्या हो स्पर्शरेखा हो, तो पी ए इंटू पी बी सॉरी पी ए और पी बी इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। अब सवाल उठता है कि इनकी लंबाई कैसे ज्ञात करें, तो लंबाई का सीधा सा फॉर्मूला मैं पहले लिखवा रखा है कि कोई भी सर्किल होगा, जैसे मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x प्लस 4y और प्लस 1 है, ये अपने पास सर्कल दे रखा है भाई, दे रखा है ये सर्कल। इस सर्कल में क्या होगा कि यदि इसकी स्पर्शरेखा की लंबाई निकालनी है आपको, यहां पॉइंट देगा 1 और 1, तो इस समीकरण का क्या कर दो स्क्वायर रूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y प्लस 1 है, और इसकी जगह अपन क्या कर देंगे 1 1 रख देंगे, 1 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे, x और y की जगह 1 1 पुट कर देंगे, तो ये जो लेंथ है ना ये लेंथ कहलाएगी स्पर्शरेखा की लंबाई। तो ये जो l है ना किसके इक्वल आ गई स्क्वायर रूट ऑफ p लिखते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट लिया तो यहाँ p लिख देते हैं भाई यहाँ पर, तो ये कहलाता है स्पर्शरेखा की लंबाई कहलाती है भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया, तो अलग अलग कंडीशन में हो गया, स्पर्शरेखा की लंबाई हो गई। अब सवाल उठता है कि ये जो स्पर्शरेखा बन रही है ना यहाँ पर, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, कैसे वो एंगल निकालते हैं वो चेक करते हैं भाई यहाँ पर देखिए। तो लिखेंगे स्पर्श
रेखाओं के मध्य कोण, वो कोण कैसे निकालते हैं भाई यहां पर, ये देखिए भाई यहां पर, जैसे मैं इसका एक सर्कल खींच देता हूं भाई यहां पर, ये लीजिए खींच दिया, यहां से इसकी स्पर्शरेखा मैंने ये खींच दी भाई, ये लीजिए, यहां से इसकी स्पर्शरेखा मैंने ये खींच दी भाई, यहां पर ये सर्कल का सेंटर आ गया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, या P लिख दिया, या A लिख दिया, या B लिख दिया, और इस सेंटर को इससे मैच कर दिया भाई यहां पर, ये लीजिए, इस सेंटर को इससे मैच कर दिया भाई यहां पर, ठीक है। तो ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल तो कहलाएगा थीटा, और ये कहलाएगा थीटा बाई 2, ये कहलाएगा थीटा बाई 2 कहलाएगा यहां पर। इसकी लंबाई कितनी है, R त्रिज्या है, और ये L कहलाती है स्पर्शरेखा की लंबाई कहलाती है, यहां पर L कहलाती है स्पर्शरेखा की लंबाई। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, दोनों कोण कौन सी, P और PB के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं एंगल, निकालने क्या होगा, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल क्या बनेगा, L अपॉन R बनता है भाई, दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R अपॉन L कहलाएगी, उल्टा बोल दिया मैंने, R अपॉन L लिख दो, या ये जो L है ना वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इसके, तो यहां पर क्या आ गया, tan थीटा बाई 2 R अपॉन स्क्वायर रूट एस P लिख दिया, P बिंदु से। अब यदि मैं इसको लिखूं थीटा बाई 2 इज इक्वल tan इनवर्स R अपॉन रूट एस P लिख दिया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स R अपॉन ये एस P लिखो चाहे L लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एस P यहां पर ये बन गया क्या, दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला बन गया भाई। अब देखिए ये जो R तो क्या कहलाएगी, इस सर्कल की त्रिज्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक अपने पास सर्किल हो गया भाई ये वाला, इसकी समीकरण एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक एक्स प्लस 3y और -1, ये सर्किल है भाई यहां पर, ठीक है। अब ये दोनों अपन स्पर्शरेखा ऐसे खींच दी भाई, अब बताओ बोले सर इनके बीच का एंगल ज्ञात करो, तो पहले क्या करते हैं, इसकी R निकाल लेंगे, ठीक है, R आ गया, ये पॉइंट अपने क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी L निकाल लेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे ना, तो अपने पास में इन दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण आ जाएगा भाई। अब यदि नोट लिखें कि यदि नोट क्या, कि ये जो R है, ये R और L, ये R और L दोनों बराबर हो, उस केस में क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स R अपॉन एज, दोनों सेम हो जाएगी, 1 बन गया, 1 बन गया तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 4, पाई बाई 4 से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बाई 2 बन जाएगी। ये कब होगा, जब उस वृत्त की त्रिज्या और उसकी लंबाई, ये जो लेंथ है स्पर्शरेखा की लंबाई, ये लेंथ, ये दोनों इक्वल आ गए अपने पास में क्वेश्चन में, और दोनों इक्वल आएंगी, उस केस में उनके बीच का कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और टॉपिक लेते हैं अपन, क्या छोटा सा टॉपिक रह गया, जैसे आप कर रहे हो यहां पर क्या, एक सर्कल खींच दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है भाई, सर्कल आ गया, ये इसकी स्पर्शरेखा बन गई भाई, ये इसकी स्पर्शरेखा बन गई भाई, ये लीजिए, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी आर कहलाएगी भाई, ठीक है, और इसको भी आप इसे ज्वाइन कर दो और ये वाली वैल्यू ऐसे मिला दीजिए, ये तो P, ये A, यहां पर B, ये O आ गया, और ये जो है ना AB, इस AB को बोलते हैं क्या, स्पर्श जीवा बोलते हैं भाई, स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा। स्पर्श जीवा की डेफिनेशन क्या होगी, दोबारा सुन लीजिए, स्पर्शरेखा स्पर्श जीवा की डेफिनेशन क्या होगी, कि ये कोई भी आपने सर्कल खींच दिया, बाहर बिंदु से एक स्पर्शरेखा ये खींच दी, स्पर्शरेखा ये खींच दी, इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये लाइन क्या कहलाएगी, स्पर्श जीवा कहलाती है भाई। तो अपने पास इस क्वेश्चन में स्पर्श जीवा क्या होगी भैया, या इसकी स्पर्श जीवा देखिए, ये जो से लिखा है अपन यहां पर, तो ये ए बी क्या आ गई, स्पर्श जीवा कहलाएगी। ये पहुंचता है कि इस स्पर्श जीवा की लंबाई, देखिए अपन सारे देख चुके हैं यहां पर,
स्पर्श रेखा देख लिया, इनके बीच का एंगल देख लिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की, पॉइंट मीन्स इस लाइन की लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई और देखते हैं यहां पर, वो कहलाएगा स्पर्श जीवा की लंबाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, स्पर्श जीवा की लंबाई, स्पर्श जीवा हो गई, स्पर्श जीवा की लंबाई देखिए, स्पर्श जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं भाई इंग्लिश में इसको यहां पर। ठीक है, ये वाला एंगल क्या बन गया, θ/2, ये बन गया मेरे पास θ/2। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। क्यों, कैसे, सुनिए कि आपकी कोई भी जीवा है, जीवा पर यदि सेंटर से कोई लाइन खींचोगे तो ये इस पर क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है भाई यहां पर, ये वाली। क्लियर हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, यहां पर ये जो पूरा ये ना, ये वाला कोण, ये पूरा कोण है ना, त्रिज्या के साथ है 90 डिग्री का कोण बनाता है भाई यहां पर, ये त्रिज्या के साथ यहां पर। अब मुझे चाहिए क्या, स्पर्श जीवा की लंबाई, ये स्पर्श जीवा अपने पास यहां से यहां तक की, तो ए बी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सुनिए, ये क्या आ गया, जैसे मैं लिख दूं एम, लिख दूं भाई, ये लीजिए, तो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी बराबर 2am कर सकता हूं भाई यहां पर। ये एम, ये स्पर्श, ये जो आते हैं जीवा, इस जीवा को क्या करता है, केंद्र दो समान भागों में काटता है भाई, अपने को पता है, सिंपल सी बात है ये। तो यहां से ये पूरी लंबाई क्या होगी, इस एम की डबल होगी भाई यहां पर, ये लीजिए। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए भाई, यहां पर इस एम निकालें तो यहां लिखता हूं ट्राइंगल पी ए एम में, इसको देखना गौर से भाई, पी ए एम में, तो ये तो एल कहलाती है इसकी, ये अपने पास ए एम आ गई, ये इस समकोण के सामने कर्ण हो गया यहां पर, तो इसका साइन θ/2 क्या बनेगा भाई, साइन θ/2, समकोण के सामने कर्ण बन गया, तो क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन क्या, तो देखिए आगे क्या होगा कि ये जो ए बी है ना, ये ए बी यहां से यहां तक की लंबाई पूरी अपने पास स्पर्श जीवा की लंबाई, स्पर्श जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, ए एम का जस्ट डबल होगा। अब इस ए एम की लंबाई लेने के लिए क्या करेंगे कि ये जो अपने पास त्रिभुज है पी ए एम, ये वाला त्रिभुज, ये जो कोण है ना, ये कोण, ये तो त्रिज्या के साथ है इस कोण में, तो लिखूंगा साइन थीटा, ये θ/2, इसके सामने थीटा के सामने क्या, ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण हो गया, तो साइन θ/2 बराबर क्या लिखूंगा, ए एम लंबे बटा कर्ण, तो क्या लिखूंगा, पी ए लिखूंगा भी। अब साइन θ/2 क्या आ गया भी, ए एम, और पी ए की लंबाई कितनी है अपने पास, पी ए की लंबाई एल है, तो ए एम की लंबाई कितनी आ गई, एल साइन θ/2 बन गई भाई यहां पर, ये लीजिए, इस ए एम की जगह मैं क्या करूंगा, एल साइन θ/2 रख दूंगा भाई यहां पर, तो ए बी कितना आ गया अपने पास में, ए बी इज इक्वल टू एल साइन θ/2 बन गया भाई यहां पर, ये आ गया। अब निकालते हैं इस साइन θ/2 की, तो इसके लिए लेंगे ट्राइंगल ओ ए पी में, ओ ए पी, इसका 90 डिग्री का कोण तो ये है, इसके सामने ये कर्ण होगा, और ये θ/2 ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे क्या, साइन θ/2 इज इक्वल ओ ए अपॉन ओपी, ओपी पूरी, ओ ए की लंबाई कितनी है, आर है, त्रिज्या कहलाएगी वृत्त की, और ये जो ओपी है ना, ये ओपी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, यहां देख लें थोड़ा सा इसको, ओपी स्क्वायर इज इक्वल क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, और ओपी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओ ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर, तो यहां लिख दूंगा भाई मैं क्या, इसको यहां लिख दीजिए क्या, कि ये जो अपने पास ओपी था, इस ओपी के जगह लिख दो क्या, ओ ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर। वापस एक बार और देखिए, ये वैल्यू अपन निकाल लिए, ये ए एम की वैल्यू ए एम की जगह लगा दी, तो ए बी इक्वल क्या आ गया, 12 साइन θ/2। अब मुझे साइन θ/2 की वैल्यू और मिल जाए तो मैं क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या लिया, ओ ए पी, ये जो पूरा ट्राइंगल है, बड़े वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये समकोण है, तो समकोण के सामने ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगा, अपना कर्ण कहलाएगा, ये अपना लंब कहलाएगा, और ये कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो साइन θ/2 किसके इक्वल आ गया भी, पी ओ ए अपॉन पी ए के, साइन θ/2 ओ ए की लंबाई कितनी आर है, ओपी
ओपी यहां से यहां तक है, तो ये ओपी है ना यहां पर, ये ओपी पाइथागोरस से अपन ऐसे निकाल सकते हैं। इस ओपी की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी। तो क्या आ गया भाई, साइन थीटा बाई 2 आर रूट ओ ए की लंबाई कितनी है आर, तो आर स्क्वायर, पी ए की लंबाई कितनी है एल स्क्वायर। ये साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू इस साइन थीटा बाई 2 की जगह लगा देंगे, तो अपने पास क्या बन जाएगा भाई यहां पर, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2l आर अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये जो एल तो क्या हो गई, इस पूरी स्पर्शरेखा की लंबाई हो गई, आर क्या हो गई, इस वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो आपको क्वेश्चन में यदि पूछता है कि ये वृत्त दे रखा है, वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो इसकी स्पर्श जीवा की लंबाई ज्ञात करिए, स्पर्श जीवा की लंबाई। तो स्पर्श जीवा की लंबाई निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए, इसमें उस त्रिज्या जो इसमें स्पर्शरेखा है उस स्पर्शरेखा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या चाहिए, वो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो अपने पास में स्पर्श जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये हुआ कि जो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, स्पर्श रेखा के बाद में अपने सारी बातें क्लियर कर चुके हैं। ये स्पर्शरेखा की लंबाई हो गई, ये स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना सीख गए, स्पर्शरेखा के समीकरण दोनों तीनों टाइप हो गए, स्पर्शरेखाओं के बीच का एंगल निकाल लिया अपन ने, स्पर्श बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिया अपन ने, ये जो कहलाते स्पर्श जीवा की लंबाई निकालना देख लिया अपन ने। ऐसी सारी बातें देख चुके हैं यहाँ पर। और यदि आपके पास ये बन रहा है ना, ये त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालें तो 1/2 L इंटू आर इसका क्षेत्रफल भी बन जाता है। बाकी जो इसके टॉपिक बचे हैं अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िए, बार बार इनको देखिए, थ्योरी का टॉपिक क्लियर करिए। थ्योरी क्लियर होने के बाद आप है ना इनके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अन्यथा आप क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कठिनाई महसूस होगी। जब तक आपको ये बातें क्लियर नहीं होती तो आप इनको बार बार रिपीट करिए, नोट्स बनाइए, लिखते रहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आज के सेशन में अपने इतना रखेंगे, बाकी बचे हुए टॉपिक अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।